भू राजस्व सुधार के उद्देश्य हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, तो इस वीडियो में हम सुधार डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में भू राजस्व संबंधी अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। इन सुधारों को लागू करने में उसके वजीर शरफ़-कायनी ने प्रशंसनीय योगदान दिया। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नंबर 1 है भूमि अनुदानों का अंत। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम उन भूमि अनुदानों को वापस ले लिया था जो अमीरों, राज्य के कर्मचारियों, विद्वानों तथा उलेमा वर्ग के लोगों को मिल्क, इनाम, इजारत तथा वक्फ के रूप में भूतपूर्व सुल्तानों द्वारा दी गई थी। इन अनुदानों के कारण ये भूस्वामी, जो मुसलमान थे, धन की बहुलता के कारण बहुत प्रभावशाली हो गए थे। अतः प्रथम वे राज्य कर्मचारियों की आज्ञाओं की कोई परवाह नहीं करते थे। दूसरा, वे सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्रों में भी सक्रिय रहते थे। तीसरा, वे बहुत विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इन कारणों से अलाउद्दीन खिलजी ने यह आदेश दिया कि सभी भूमि अनुदानों को जब्त कर लिया जाए तथा इसे खालसा राज्य भूमि में परिवर्तित कर दिया जाए। यह संभव है कि सभी भूमि अनुदान जब्त न किए गए हों। ये अनुदान केवल योग्यता तथा राज्य की सेवा के आधार पर व्यक्तियों के पास रहने दिए गए। अधिकतर भूमि अनुदानों के जब्त कर लिए जाने के परिणाम स्वरूप जहाँ राज्य की आय में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई, वहाँ भूस्वामियों के प्रभाव में भी बहुत कमी हुई। नंबर 2 है हिंदू कर्मचारियों के विशेषाधिकारों का अंत। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अन्य अध्यादेश के द्वारा भू राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों, खुद चौधरी तथा मुकद्दम आदि के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। ये सभी कर्मचारी हिंदू थे। ये कर्मचारी भू राजस्व एकत्र करते थे। वे किसानों से अधिक लगान वसूल करते थे तथा कुछ भाग राजकोष में जमा करवा कर शेष स्वयं हड़प जाते थे। दूसरा, वे सरकार को जजिया, खराज, चराई तथा करी आदि कर भी नहीं देते थे। अतः वे बहुत धनवान हो गए थे। वे अच्छे वस्त्र पहनते थे, घुड़सवारी करते तथा ठाठ का जीवन व्यतीत करते थे। अवसर आने पर वे लूट का माल प्राप्त करने के उद्देश्य से विद्रोहियों का साथ देने के लिए सहर्ष तैयार हो जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जहां उनके विशेषाधिकारों को समाप्त किया, वहीं उन्हें भू राजस्व तथा अन्य कर देने के लिए बाध्य किया। पढ़ने की कथानुसार इन्हें इतना अधिक दरिद्र बना दिया गया कि उनके घरों में सोने चांदी का कोई चिन्ह नहीं छोड़ा गया। उनकी पत्नियों को गुजारी के लिए बाध्य होकर मुसलमानों के घरों में जाकर काम करना पड़ा। नंबर 3 है भू राजस्व कर में वृद्धि। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व को बढ़ाकर 50% कर दिया। उससे पूर्व के सुल्तानों के समय यह कुल पैदावार का 1/3 हिस्सा होता था। निसंदेह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के इस कदम का न तो भूस्वामियों तथा न ही किसानों ने स्वागत किया, किंतु इस्लामी कानून के अनुसार सरकार को 50% भू राजस्व लेने की अनुमति है। अतः अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ऐसा किया जाना अवैधानिक नहीं था। इसके अतिरिक्त शराब तथा जुए के अड्डों को बंद कर दिए जाने के कारण शाही कोषागार को पर्याप्त हानि हुई थी। अतः अलाउद्दीन ने इस घाटे की पूर्ति के लिए भू राजस्व में वृद्धि की। भू राजस्व नकद अथवा अनाज किसी भी रूप में जमा करवाया जा सकता था। नंबर 4 है 2 नए करों को आरंभ करना। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर, गृह कर तथा चराई कर आरंभ किए। गृह कर प्रत्येक मकान पर लगाया जाता था। चराई कर दूध देने वाले सभी पशुओं पर लगाया जाता था, क्योंकि वे अपने स्वामियों के लिए एक आय का साधन थे। यह कर व्यक्ति के पास पशुओं की संख्या के आधार पर लिया जाता था। फरिश्ता के अनुसार 2 जोड़ी बैल, 1 जोड़ी भैंस, 2 गाय और 10 बकरियां रखने वाला व्यक्ति चराई कर से मुक्त था, क्योंकि ये पशु कृषि के लिए अनिवार्य थे। इन करों के अतिरिक्त करी अथवा करही नामक एक अन्य कर का भी वर्णन मिलता है, किंतु इसके बारे में कुछ निश्चित ज्ञात नहीं है। 5वां है भूमि की पैमाइश। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने कृषि योग्य भूमि की पैमाइश पर अधिक बल दिया। इससे किसानों द्वारा दिए जाने वाला भू राजस्व तथा सरकार की आय निश्चित हो गई। पैमाइश का पूर्ण विवरण राजस्व विभाग के अंतर्गत सुरक्षित रखा जाता था। यहाँ यह याद रखने योग्य है कि पैमाइश की यह व्यवस्था संपूर्ण सल्तनत में लागू नहीं की गई थी। इसे दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों, पालम, रेवाड़ी, अफगानपुर
अमरोहा, बदायूं और कोल तथा पश्चिम उत्तर दीपालपुर, लाहौर, समाना, सुनाम, कटेहर तथा राजस्थान के बयाना तथा झाई के क्षेत्रों में लागू किया गया था। अवध, गोरखपुर, बिहार, बंगाल, मालवा, पश्चिमी पंजाब, सिंध तथा गुजरात इस व्यवस्था में सम्मिलित नहीं थे। दिल्ली सल्तनत काल में भू राजस्व निश्चित करने के लिए मुख्यतः दो विधियां बटाई तथा कनकूत प्रचलित थी। बटाई से अभिप्राय उस प्रणाली से था जिसके अनुसार सरकार उपज की कटाई के पश्चात अपना भू राजस्व प्राप्त करती थी। कनकूत प्रणाली के अंतर्गत सरकार द्वारा खेतों में खड़ी फसल को देखकर अपना भू राजस्व निर्धारित करती थी। नंबर 6 है कर वसूली में कड़ाई। अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व कर वसूली की प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी। इस कारण काफ़ी राशि बिना वसूल किए रह जाती थी। इसके अतिरिक्त नीचे दर्जे के राजस्व अधिकारी भ्रष्ट और लुटेरे थे। इन दोषों को दूर करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने दीवान ए मुस्तखराज नामक एक नए विभाग की स्थापना की। उसे बकाया राशि की जांच तथा उसे वसूल करने का कार्य सौंपा गया। इस राशि को वसूल करने के लिए कठोर उपाय अपनाए गए। भू राजस्व कर्मचारियों में प्रचलित भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उनके वेतनों में वृद्धि की गई। इसके बावजूद अगर कोई कर्मचारी रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता तो उसे कठोर दंड दिया जाता। अतः राजस्व विभाग में नौकरी करना प्लेग जैसी बीमारी से भी बुरा समझा जाता था। बर्नी कहता है कि राजस्व कर्मचारी को कोई अपनी पुत्री विवाह में नहीं देता था क्योंकि उनका अधिकतर जीवन कारागार में ही गुजरता था। नंबर 7 है बही खातों का निरीक्षण। अलाउद्दीन खिलजी का एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार पटवारियों के बही खातों की कड़ाई से जांच करवाना था। इन खातों में भू राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी का नाम तथा उस द्वारा वसूल की गई राशि का विस्तार पूर्वक वर्णन दर्ज किया जाता था। जांच के दौरान अगर किसी अधिकारी के जिम्मे एक भी जीता निकलता तो उसे कठोर दंड दिया जाता तथा उसे कारागार में डाल दिया जाता था। नेक्स्ट है भू राजस्व सुधारों की समीक्षा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किए गए भू राजस्व सुधार अनेक दृष्टि से लाभदायक सिद्ध हुए। प्रथम, इससे साम्राज्य की आमदनी में पर्याप्त वृद्धि हुई। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को कार्यान्वित कर सका। दूसरा, राजस्व विभाग में प्रचलित भ्रष्टाचार को काफ़ी सीमा तक दूर किया जा सका। तीसरा, भूस्वामियों के अनुदानों तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्राप्त विशेषाधिकारों को समाप्त कर उन्हें बहुत दरिद्र बना दिया गया। अतः वे अब षड्यंत्र करने की स्थिति में न रहे। इससे साम्राज्य में शांति स्थापित हुई। दूसरी ओर इन सुधारों ने कृषकों के हितों पर कुठाराघात किया। उन पर करों का बोझ इतना बढ़ा दिया गया कि वे कराह उठे। घोर परिश्रम करने के बावजूद उन्हें 2 वक्त का खाना प्राप्त नहीं होता था। अतः कृषि कार्यों में उनकी दिलचस्पी न रही। इस प्रकार पैदावार में भी कमी हुई। डॉक्टर ताराचंद का यह कहना बिल्कुल आत्मघातात्मक थी क्योंकि इसने उस बतख को मार दिया था जो सोने का अंडा देती थी। इसने उपज बढ़ाने के लिए या खेती की पद्धति में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन का कोई आधार न रहने दिया। नंबर 7 है सैनिक प्रबंध। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सैनिक प्रबंध में उल्लेखनीय सुधार किए। उससे पूर्व दिल्ली सल्तनत की सेना में अनेक दोष प्रचलित थे। प्रथम, स्थायी सेना की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। सुल्तान को सेना के लिए गवर्नरों तथा जागीरदारों की सेना पर आश्रित होना पड़ता था। ये सैनिक सुल्तान की अपेक्षा अपने आश्रयदाताओं के प्रति अधिक वफादार होते थे। दूसरा, वे अधिकारी केंद्रीय सरकार से अधिक सैनिकों का वेतन लेते थे किंतु वे निश्चित संख्या से कहीं कम सैनिक रखते थे। इससे एक तो राज्य की धनराशि का दुरुपयोग हुआ तथा दूसरा, जब सुल्तान को सैनिकों की आवश्यकता होती थी वे किराए के सैनिकों को भर्ती कर लेते थे। ऐसे सैनिक प्रायः युद्ध कला से अनभिज्ञ होते थे। तीसरा, सैनिकों का हुलिया रखने का घोड़ों को दागने की प्रथा प्रचलित नहीं थी। चौथा, सैनिकों को नकद वेतन की अपेक्षा जागीरें प्रदान की जाती थी। यह व्यवस्था काफ़ी दोषपूर्ण थी। है उद्देश्य। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित उद्देश्यों से एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना का गठन किया। नंबर 1 है वह अपने राज्य को एक साम्राज्य में परिवर्तित करना चाहता था। नंबर 2 है वह मंगोलों के लगातार आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित रखना चाहता था। नंबर 3 है आंतरिक विद्रोहों के दमन तथा राज्य में शांति बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी।
ख है सुधार। अलाउद्दीन खिलजी जैसा साम्राज्य निर्माता किसी भी प्रकार अपनी सेना की उपेक्षा नहीं कर सकता था। उसने सैनिक प्रबंध में निम्नलिखित प्रशंसनीय सुधार किए। नंबर 1 है स्थायी सेना। अलाउद्दीन खिलजी बहुत दूरदर्शी सुल्तान था। वह स्थायी सेना के महत्व से भली भांति परिचित था, अतः उसने प्रांतीय गवर्नरों तथा जागीरदारों द्वारा दी जाने वाली सैनिक भर्ती पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसका कारण यह था कि इन सैनिकों की स्वामी भक्ति सदैव संदेहास्पद रहती थी। इसके अतिरिक्त वे युद्ध के समय अनेक नए सैनिकों को भर्ती कर लेते थे, अतः वे अयोग्य तथा अप्रशिक्षित होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की भर्ती के लिए दीवान या आरिस को नियुक्त किया। ये सैनिक अपनी नियुक्ति, पदोन्नति तथा वेतन के लिए सुल्तान पर निर्भर थे। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का अपने से पूर्व सुल्तानों की अपेक्षा सेना पर अधिक नियंत्रण हो गया। नंबर 2 घुड़सवार सेना को अधिक कुशल बनाना। अलाउद्दीन खिलजी की सेना में घुड़सवार, हाथी तथा पैदल सैनिक थे। क्योंकि उस युग में घुड़सवार सेना का विशेष महत्व था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसे उत्तम कोटि का बनाने की चेष्टा की। उसने घुड़सवार सैनिकों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी की। उसके शासनकाल में इन सैनिकों की संख्या 4,75,000 थी। उसने अच्छी नस्ल के घोड़े बाहर से मंगवाए तथा दक्षिण भारत के राजाओं से भी प्राप्त किए। उसने घोड़ों की नस्लों को सुधारने का भी प्रयास किया। सैनिकों का वर्गीकरण। अलाउद्दीन खिलजी के समय सैनिक अनेक वर्गों में विभाजित थे। प्रथम वर्ग में वे सैनिक थे जो सुल्तान के अंग रक्षक थे, जिन्हें जानदार कहा जाता था। इनका प्रधान सर जानदार कहलाता था। इनकी नियुक्ति सुल्तान द्वारा की जाती थी तथा वे सीधे उसी के नियंत्रण में होते थे। दूसरे वर्ग में घुड़सवार और पैदल सैनिक थे, जो स्थायी सेना के अंग थे। इनकी नियुक्ति दीवान या आरिस द्वारा की जाती थी। तीसरे वर्ग में वे सैनिक थे जिनकी नियुक्ति प्रांतीय गवर्नरों तथा जागीरदारों द्वारा सुल्तान के नाम पर की जाती थी। वे आवश्यकता पड़ने पर इन सैनिकों को सुल्तान के लिए भेजते थे। चौथे वर्ग में ऐसे रंगरूट थे जिन्हें युद्ध काल में सेना में भर्ती किया जाता था। पांचवें वर्ग में वे सैनिक सम्मिलित थे जो लूटने के उद्देश्य से सेना में भर्ती हो जाते थे। चौथा है सैनिकों का वेतन। अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व सैनिकों को जागीरों के रूप में वेतन दिया जाता था। यह व्यवस्था काफ़ी दोषपूर्ण थी, अतः अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की। वह सैनिक जिसके पास एक घोड़ा होता था, उसे प्रतिवर्ष 234 टंक का वेतन मिलता था। वह सैनिक जिसके पास 2 घोड़े होते थे, उसे 78 टंक का अतिरिक्त वेतन मिलता था। 2 घोड़ों से अधिक रखने वाले सैनिक को कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता था। स्पष्टतः सैनिकों का वेतन बहुत कम था। उन्हें संतुष्ट रखने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न आर्थिक सुधार लागू किए। नंबर 5 है दाग तथा हुलिया प्रथाएं। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को अधिक कुशल बनाने हेतु 2 नवीन प्रथाएं, दाग तथा हुलिया प्रचलित की। दाग प्रथा के अनुसार घोड़ों को दागा जाता था। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सरकार द्वारा सैनिकों को अच्छे नस्ल के घोड़े दिए जाते थे। पैसे के लालच में अनेक सैनिक इन घोड़ों को बेचकर उनके स्थान पर मरियल घोड़े भी भर्ती कर लेते थे। इससे सैनिक क्षमता को बहुत नुकसान होता था। हुलिया प्रथा के अनुसार दीवान या आरिस प्रत्येक सैनिक का नाम तथा हुलिया अपने पास दर्ज करता था। इस कारण निरीक्षण के समय या युद्ध के समय अप्रशिक्षित सैनिकों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। अगला है सैनिकों का अनुशासन तथा प्रशिक्षण। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के अनुशासन तथा प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया। इस संदर्भ में उसने योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को सेनापति के पद पर नियुक्त किया, क्योंकि युद्धों में ही सैनिक को व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल सकता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें युद्धों में व्यस्त रखा। शांति के समय उन्हें शिकार आदि में व्यस्त रखा जाता था। अनुशासन भंग करने वाले तथा विद्रोह करने वाले सैनिकों को कठोर दंड दिए जाते थे। 7वां है अस्त्र शस्त्र। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से उसे आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया। इन अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए उसने राज्य भर में अनेक कारखाने खोले। इन शस्त्रागारों में निपुण अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। परिणाम स्वरूप देश में ही विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का निर्माण तीव्रता से होने लगा, जिससे सेना की क्षमता बहुत बढ़ गई। 8वां है दुर्गों का निर्माण। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंगोलों के आक्रमणों से दिल्ली
सल्तनत की सुरक्षा के लिए सामरिक महत्व वाले स्थानों पर नई दुर्गों का निर्माण किया गया। इनके अतिरिक्त पुराने दुर्गों की मुरम्मत भी करवाई गई। ये दुर्ग सैनिक चौकियों का काम करते थे। इन दुर्गों की रक्षा का भार सर्वाधिक साहसी तथा अनुभवी सेनापतियों को सौंपा गया। इन्हें कोतवाल कहा जाता था। प्रत्येक दुर्ग में विभिन्न प्रकार के शस्त्रों, अनाज तथा चारे के पर्याप्त भंडार रखे जाते थे। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल और शक्तिशाली सेना को गठित करने में प्रशंसनीय योगदान दिया। इस सेना के सहयोग के कारण वह दिल्ली सल्तनत की सीमाओं में पर्याप्त वृद्धि कर सका, मंगोलों के आक्रमणों को कड़ी पराजय दी तथा साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी पूर्ण सहयोग दिया।